नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अर्थशास्त्र के आर्थिक सिद्धांतों से महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं, जो आपके सभी सरकारी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करते हैं साथियों यह वीडियो बहुत ही शानदार होगी, और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करते रहें और वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। शुरू करते हैं इन प्रश्नों को। आज का पहला प्रश्न है, अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर अध्ययन करता है ऑप्शन ए व्यक्ति का, ऑप्शन बी समाज का, ऑप्शन सी धन का, ऑप्शन डी राष्ट्र का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी धन का। अर्थशास्त्र प्रारंभिक तौर पर धन का अध्ययन करता है तथा साथियों अर्थशास्त्र को धन का विज्ञान कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रॉबिन्स, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। साथियों इससे परीक्षा में कई बार प्रश्न पूछ लिए गए हैं कि अर्थशास्त्र का जनक कौन है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी एडम स्मिथ। एडम स्मिथ ही अर्थशास्त्र का जनक है। तथा साथियों एडम स्मिथ की एक प्रसिद्ध बुक या पुस्तक का नाम है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन, जो 1776 ईस्वी में एडम स्मिथ ने लिखी थी। पूछ लिया जाता है कि वेल्थ ऑफ नेशन किसकी पुस्तक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन एडम स्मिथ की। एडम स्मिथ की ने ही 1776 ईस्वी में वेल्थ ऑफ नेशन लिखी थी। अगला प्रश्न है, उत्पादन का अभिप्राय होता है? ऑप्शन ए वस्तु का उत्पादन, ऑप्शन बी उपयोगिता का सृजन, ऑप्शन सी सेवाओं का उत्पादन, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी उपयोगिताओं का सृजन। उत्पादन का अभिप्राय उपयोगिता का सृजन से है। जिस क्रिया के द्वारा किसी वस्तु या सेवा के उपयोगिता का सृजन किया जाता है उसे उत्पादन कहते हैं। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधित परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ऑप्शन ए पिगू, ऑप्शन बी मार्शल, ऑप्शन सी रॉबिन्स, ऑप्शन डी एडम स्मिथ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रॉबिन्स के द्वारा। अर्थशास्त्र की दुर्बलता संबंधित परिभाषा रॉबिन्स द्वारा दी गई थी। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र की विकास केंद्रीय परिभाषा किसकी देन है? ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी जे एम कीन्स, ऑप्शन सी पॉल ए सैमुअल्स, ऑप्शन डी रॉबिन्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पॉल ए सैमुअल्सन ने। अर्थशास्त्र के विकास केंद्रीय परिभाषा पॉल ए सैमुअल्सन ने दी थी। तथा साथियों पॉल ए सैमुअल्सन ने अर्थशास्त्र को विकास का शास्त्र कहा था। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है यह कथन है? अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है यह कथन है। ऑप्शन ए मार्शल का, ऑप्शन बी एडम स्मिथ का, ऑप्शन सी जे के मेहता का, ऑप्शन डी रॉबिन्स का। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी रॉबिन्स का। रॉबिन्स ने ही अर्थशास्त्र को चुनाव का विज्ञान कहा था। रॉबिन्स जो कि ब्रिटेन के प्रसिद्ध अर्थशास्त्री हैं, जिन्होंने अपनी पुस्तक में नेचर ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस में अर्थशास्त्र की परिभाषा देते हुए लिखा था कि अर्थशास्त्र चुनाव का विज्ञान है। अगला प्रश्न है, श्रम की मांग कहलाती है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष मांग, ऑप्शन बी साधारण मांग, ऑप्शन सी व्युत्पन्न मांग, ऑप्शन डी पूरक मांग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी व्युत्पन्न मांग। श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग कहलाती है, या उत्पादक वस्तुओं की संयुक्त मांग को व्युत्पन्न मांग कहा जाता है। साथियों यह प्रश्न भी कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और आगे भी पीछे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है? ऑप्शन ए मुद्रास्फीति का सिद्धांत, ऑप्शन बी आर्थिक विकास का सिद्धांत,
ऑप्शन सी उपभोग फलन का सिद्धांत, ऑप्शन डी वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध है वस्तु कीमत निर्धारण का सिद्धांत से। अगला प्रश्न है सामान्य कीमत है। ऑप्शन ए अत्यधिक अस्थिर कीमत, ऑप्शन बी अल्पकालीन कीमत, ऑप्शन सी दीर्घकालीन कीमत, ऑप्शन डी राज्य द्वारा निर्धारित कीमत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी दीर्घकालीन कीमत। सामान्य कीमत एक दीर्घकालीन कीमत होती है या इसे स्थायी कीमत भी कहते हैं, जबकि बाजार मूल्य आपातकालीन होता है जो मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होता है। अगला प्रश्न है प्रथम बार किस अर्थशास्त्री ने व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र जैसे पदों का प्रयोग किया? ऑप्शन ए सी पिगू, ऑप्शन बी जे.एम. केन्स, ऑप्शन सी रेगनर फ्रिश, ऑप्शन डी मिल्टन फ्रीडमैन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी रेगनर फिश ने ही प्रथम बार अर्थशास्त्र में व्यष्टि एवं समष्टि अर्थशास्त्र का प्रयोग किया था। मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमिक्स में रेगनर फिश ने ही अर्थशास्त्र को दो भागों में डिवाइड किया था। व्यष्टि अर्थशास्त्र को आर्थिक विश्लेषण की प्रणाली के रूप में विकसित और संपन्न करने का श्रेय मार्शल को जाता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र को विशिष्ट प्रणाली के रूप में विकसित केन्स ने किया था। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में आवश्यक विहीनता का सिद्धांत किसने दिया? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन सी कौटिल्य, ऑप्शन डी जे.के. मेहता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी जे.के. मेहता ने अर्थशास्त्र में आवश्यक विहीनता का सिद्धांत दिया था। जे.के. मेहता का पूरा नाम है जमशेद काई खुसरो मेहता, जो ये इलाहाबाद विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में भूतपूर्व अध्यक्ष और प्रोफेसर थे, जिन्होंने भारतीय दार्शनिक और सन्यासी अर्थशास्त्री कहा जाता है। अगला प्रश्न है गिफिन वस्तुएं क्या होती हैं? ऑप्शन ए निम्न श्रेणी की वस्तुएं, ऑप्शन बी सामान्य वस्तुएं, ऑप्शन सी आवश्यक वस्तुएं, ऑप्शन डी निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी निम्न श्रेणी की वस्तुओं की विशेष श्रेणी। वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती हैं सामान्य वस्तुएं और दूसरी होती है निष्ठकर कोटि की वस्तुएं। अगला प्रश्न है किसने कहा था इच्छाओं से मुक्ति पाना ही अर्थशास्त्र समस्या है? ऑप्शन ए एडम स्मिथ, ऑप्शन बी जे.के. मेहता, ऑप्शन सी रॉबिन्स, ऑप्शन डी मार्शल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जे.के. मेहता ने। जे.के. मेहता ने कहा था कि इच्छाओं से मुक्ति पाना ही अर्थशास्त्र की समस्या है। अगला प्रश्न है नैतिक अवस्था मूल्य निर्णय संबंधित है? ऑप्शन ए सामान्य अर्थशास्त्र से, ऑप्शन बी धनात्मक अर्थशास्त्र से, ऑप्शन सी आदर्श अर्थशास्त्र से, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आदर्श अर्थशास्त्र से। नैतिक अथवा मूल्य निर्णय संबंधित आदर्श अर्थशास्त्र से संबंधित है। आदर्श अर्थशास्त्र क्या वांछनीय है तथा क्या वांछनीय क्या होना चाहिए या क्या नहीं होना चाहिए का अध्ययन करता है तथा साथियों आदर्श अर्थशास्त्र यह भी स्पष्ट करता है कि सरकार को आय कर में वृद्धि लानी चाहिए या नहीं। कई बार परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा गया है तथा आगे भी पूछे जाने की संभावनाएं हैं। अगला प्रश्न है जो इस वीडियो का अंतिम प्रश्न होगा। साथियों वीडियो को लाइक करें और शेयर करते रहें और जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब करें। यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है? ऑप्शन ए एक पेड़ की छाया, ऑप्शन बी सूर्य की किरणें, ऑप्शन सी आभूषण, ऑप्शन डी माँ का मातृत्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी आभूषण को अर्थव्यवस्था में धन माना जाता है। साथियों
परंपरावादी अर्थशास्त्रियों ने धन शब्द का प्रयोग उन भौतिक वस्तुओं के लिए किया जो दुर्बल होती हैं। भौतिक वस्तुएं जैसे देखना तथा छूने के गुण युक्ति होती हैं। भौतिक वस्तुएं जिन्हें देखना तथा छूने की गुण की युक्ति होती हैं, जैसे कपड़ा, फर्नीचर, पुस्तक, सोना, चांदी आदि, ये सभी भौतिक वस्तुएं हैं। तथा साथ ही अभौतिक वस्तुएं वे होती हैं जिन्हें छुआ या देखा ना जा सके, उनको धन नहीं माना जाता है। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न जो अर्थशास्त्र से थे। तो साथियों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को शेयर करें। जय हिंद साथियों।